प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। पाकिस्तान में मछली फार्मिंग के वसी मौके मौजूद हैं। हमारे पास 1100 किलोमीटर लंबी समंदरी हुदूद, मेहनती किसान, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जैसी जदीद टेक्नोलॉजी और मुल्क भर में फैला हुआ हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हम सिर्फ 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर की मछली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि बड़ी कम मेहनत से हम इसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। जमीन में कमी के बायस पाउंड फिश फार्मिंग अब दुनिया से तकरीबन खत्म होती जा रही है। नए फार्म्स बायोफिश फार्मिंग और केज फार्मिंग टेक्नोलॉजी के तहत लग रहे हैं, जिससे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कम जगह से ज्यादा मछली पैदा की जा सकती है। मगर पाकिस्तानी किसान अभी बहुत कम इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। आज का प्रोग्राम मछली फार्मिंग के बारे में है। हम किसानों को बताएंगे कि किस तरह मॉडर्न फिश फार्मिंग की जाती है, किस तरह बायोफ्लॉक फिश टैंक लगाए जाते हैं, किस तरह केज फिश फार्मिंग की जाती है और किस तरह तालाब में मछलियां पाली जाती हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे फिश फार्मिंग के माहिरीन से और चंद कामयाब काश्तकारों से। इसके अलावा आपको फिश फार्मिंग की मुकम्मल कारोबारी फिजिबिलिटीज भी बताई जाएगी। मौसम सरमा शुरू होते ही जहां ठंड हमारे यहाँ डेरे डाल लेती है, वही मछली भी दस्तरखानों की जीनत बन ही जाती है। हर उम्र और हर इलाके के लोग मछली शौक से खाते हैं। ये न सिर्फ इंसानी खुराक का बेहतरीन जरिया है, बल्कि बहुत सी बीमारियों का बेहतरीन इलाज भी समझा जाता है। गोश्त की मुख्तलिफ इक़साम में मछली का गोश्त बेहतरीन समझा जाता है, मगर पाकिस्तान में मछली सिर्फ मौसम सरमा में ही खाई जाती है, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक में मछली का गोश्त पूरा साल खाया जाता है। दुनिया भर में मछली फार्मिंग के इस वक्त 3 तरीके चल रहे हैं। तालाब फिश फार्मिंग करना, उसके अलावा बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की टेक्निक और चलते पानी में केज बनाकर मछली फार्मिंग करना। ये तीनों तरीके दुनिया भर में बहुत आम है और पाकिस्तान में भी इस वक्त ये तीनों तरीके चल रहे हैं। इसके अलावा चौथा तरीका समंदरी मछली है, जो एक कुदरती तरीके से मछली पैदा होती है। इन तीनों मछली फार्मिंग के अलग-अलग फायदे और नुकसानात हैं। आइए देखते हैं कि क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में किस तरीका के तहत कितनी मछली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में 56% से ज्यादा मछली समंदर से हासिल की जाती है, जबकि तकरीबन 40% मछली रवायती तालाबों में पैदा होती है। कुल पैदावार का सिर्फ 10% तक ही बायोफ्लॉक, केज फार्मिंग, एक्वाकल्चर और दीगर जदीद तरीकों से हासिल किया जा रहा है, जबकि दुनिया में अब ज्यादा मछली जदीद तरीकों से पैदा की जा रही है, जिससे जगह और दीगर वसाइल की बचत होती है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़री ज़मीनें कम होती जा रही हैं, जबकि आबादी बढ़ने से खुराक की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं। इसी वजह से अब तालाब फिश फार्मिंग ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। दुनिया भर में अब बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के तहत मछली फार्म बन रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया भर में कितनी बायोफ्लॉक फिश फार्म्स लग चुके हैं और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। थाईलैंड में मछली इंडस्ट्री का वॉल्यूम 9 अरब अमेरिकी डॉलर है और इस मुल्क में ज्यादातर जदीद तरीकों से मछली फार्मिंग की जाती है, जबकि वतन अजीज में मछली की सनत का टोटल वॉल्यूम 1000 मिलियन डॉलर से भी कम है। हमारे यहाँ 1.5 लाख एकड़ से जायद रकबे पर तालाब बनाए गए हैं, जिनसे कुल पैदावार का 40% तक हासिल किया जा रहा है। पाकिस्तान में जदीद मछली फार्मिंग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की कुल लाइफ 5 साल के करीब है, जबकि केज फार्मिंग का आगाज 2016 में हुकूमत पंजाब की तरफ से किया गया था। हमारे यहाँ पाकिस्तान भर में केज की तादाद 4000 के करीब है, जबकि बायोफ्लॉक फिश फार्म्स भी हजारों की तादाद में चल रहे हैं। इन दोनों जदीद फिश फार्मिंग के तरीकों को मिलाकर भी कुल खपत की 10% से भी कम मछली पैदा की जा रही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, भारत और दीगर बहुत से ममालिक में जदीद मछली फार्मिंग पर बहुत काम हो रहा है, मगर हमारे यहाँ इस शोबे में हुकूमती सरपरस्ती की अशद जरूरत है। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की टेक्नोलॉजी 90 की दहाई में इसराइल से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर योराम ने इजाद की, मगर इसकी कमर्शियल फार्मिंग की उम्र 10 साल से भी कम है। इंतहाई मुफीद टेक्नोलॉजी होने के बायस
ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इस वक्त थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंडिया और दीगर बहुत से ममालिक इस टेक्नोलॉजी के तहत मछली फार्मिंग कर रहे हैं। बायोफ्लॉक एक जदीद तरीका मछली फार्मिंग है जिसके तहत 1 एकड़ की मछली एक टैंक में पाली जा सकती है, यानी 100 एकड़ की मछली अब सिर्फ 1 एकड़ में पालें और बाकी रकबे पर ज़राअत करें। जगह की बचत, खुराक ज़ाया होने से बच जाती है, मैनेजमेंट आसान हो जाती है और फार्मिंग की जगह कम होने के बायस पानी का दर्जा हरारत भी कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया भर में कामयाबी के बाद बायोफिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाबी से चल रही है और यहाँ भी बायोफ्लॉक टैंक्स लगना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के माहिर डॉक्टर रईस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कारोबार कैसा है, कितना मुनाफा है, कैसे शुरू किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताएं कि ये पाकिस्तान में कामयाबी से चल रहा है बायोफ्लॉक का काम? जी, बायोफ्लॉक बहुत कामयाबी से चल रहा है माशाल्लाह पाकिस्तान में। मैं तो कम से कम अपने तौर पे ये जानता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से मुझे कॉलें आ रही हैं और मैं पूरे पाकिस्तान में जा रहा हूँ लगा। अच्छा, ये बताएं कि इसकी बिजनेस फिजिबिलिटी क्या है, कितने का टैंक लगता है, कितनी देर बाद कितना मुनाफा आता है, कितने अखराजात हैं इसके? इसकी खूबी ये है कि पहले ही फ्लॉक में जो कि 6 महीने बाद आपकी प्रोडक्शन निकलेगी उसमें आपकी जो असल रकम लगाई हुई वो वापस आ जाएगी मुनाफे के साथ। उसके बाद आपके टैंक हो जाएंगे फ्री। तो उसके बाद जितने भी फ्लॉक्स निकलेंगे फ्री टैंक के ऊपर निकलेंगे, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ जाएगी। रनिंग कॉस्ट आपकी हर 6 महीने बाद चलती रहेगी और वो ये खुद पैदा कर देगी। चलें जी, अब आपको दिखाते हैं कि ये टैंक काम कैसे करते हैं। आइए। ये बताएं कि इसका पूरा सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है? अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि हम सबसे पहले टैंक तैयार हुआ, फिर उसमें हमने पानी डाला, फिर हमने एरेशन ऑन कर दी। ये जो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ये ऑक्सीजन है। ये हम आर्टिफिशियली इस टैंक में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। यही वजह है कि इसमें हम 1200 मछली रख सकते हैं, एकड़ में नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पर हवा जो है वो जो हवा चल रही होती है बस उससे ही ऑक्सीजन मिलती है, जो इतनी काफ़ी नहीं होती कि 1000 से ज़्यादा मछली उसमें सांस ले सके। तो इसमें हम देते हैं, ये हमारे हर टैंक में 14 एरेशन सिस्टम लगे हुए हैं। ये बबल्स उससे निकल रहे हैं, नीचे से ऑक्सीजन मिल रही है। हम ये ऑक्सीजन सिस्टम लगा के ये पाइप जो आ रहे हैं ये सारे नीचे जा रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। ये इंडिविजुअल वाल है जिससे आप पानी भरना चाहें, खोल के दिखाइए आप, कि आपको नज़र आए कि ये जब आपने टैंक भरना हो इसको खोल लें। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने दिनों बाद इस टैंक का पानी बदलते हैं? बदलते भी हैं या नहीं? जी, पानी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होता ये है कि हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं, इसकी क्लीनिंग करते हैं। और मेंटेनेंस ऐसे करते हैं कि हमने हर हफ्ते इसमें ब्रश मार के और इसका जितना स्लज होता है उसको सेंटर में ले जाते हैं। इसके सेंटर में एक आउटलेट लगी हुई है जिसके ज़रिए से पानी ड्रेन होता है। ये यहाँ पर ड्रेन पाइप लगे हुए हैं, ये इसका ड्रेन यहाँ आ रहा है। यहाँ वाल खोलें आप तो आपका गंदा पानी सारा निकल जाएगा। थोड़ा सा आपके टैंक में यहाँ से अगर इधर तक पानी है तो बस इतना 1 इंच पानी कम होता है और वो सफाई हो जाती है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह हर बिजनेस में जिद्दत आती है, फिश फार्मिंग में भी अब जिद्दत आ चुकी है। अब ये किसानों के ऊपर है कि इस जिद्दत को कब अपनाते हैं। जितनी जल्दी इस जिद्दत को अपना लेंगे उतना ही फायदा होगा। हम इस वक्त जिला शेखुपुरा की तहसील मुरीदके में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये 30 टैंक लगे हुए हैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के। और इस फार्म का मैनेजर साजिद हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि कितने अखराजात आए और वो इससे क्या मुनाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताएं कि ये 30 टैंक आपने लगाए, ये ख्याल कहाँ से आया बायोफ्लॉक का? सर ये ना पहले हमने ना मच्छी फार्म लगाए होते थे, तालाब होते थे। उनमें जब तालाब में मच्छी डालते थे सर वो ज़ाया हो जाती थी, ब्रीड वगैरह अच्छी नहीं थी होती उनकी। हमें ना थोड़ी सी मालूमात मिली, हमने देखा और हमने टैंक लगा लिया अपने खुद। अब यानी कि सही निज़ाम चल रहा है। अच्छा, कितना ये आपका कितना खर्चा आया टोटल? सर ये हमारा टोटल खर्चा टैंक का आया 75 लाख रुपये आया।
टोटल खर्चा हमारा, यानी कि इसमें ब्रीड भी है जो 6 माह की हमने पहले ही यानी कि चेंज कर ली है हमने, और जितना भी खर्चा है ना ब्रीड का, ये सारा डाल कर हमें 75 लाख रुपये आया है। अच्छा, इसमें जो रनिंग कॉस्ट है फीड की, मछली की, ये सारी शामिल है 75 लाख? ये मुकम्मल शामिल है। जी साजिद, शुक्रिया। ये था एक फार्म जिसका हमने आपको रिव्यू दिया। इस तरह के हज़ारों फार्म अब पाकिस्तान में लग चुके हैं, यानी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग अब पाकिस्तान में भी कामयाबी से जारी है। केज फार्मिंग का शुमार भी जदीद मछली फार्मिंग में किया जाता है और खुशकिस्मती से अब पाकिस्तान में भी केज में फिश फार्मिंग शुरू हो चुकी है और इसे हुकूमत अच्छा खासा सपोर्ट भी कर रही है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप भी केज में फिश फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है और हुकूमत से सब्सिडी कैसे हासिल की जा सकती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मछली फार्मिंग के लिए अब आपको बहुत लंबे चौड़े रकबे की जरूरत नहीं है। बायोफ्लॉक टैंक छोटे से छोटे एरिया में भी इंस्टॉल हो सकता है। इस वक्त हम एक 2 मरले की जगह पे मौजूद हैं और यहाँ 2 टैंक लगे हुए हैं, यानी 5 मरले की जगह पे आप 4 टैंक आसानी लगा सकते हैं। बायोफ्लॉक फिश टैंक का एक फ़ायदा ये भी है कि ये छोटी जगह पर भी इंस्टॉल हो जाता है और ये जो जगह है, ये गुजरावाला में एक छोटा सा फार्म है 2 टैंक का। ये 2 मरले जगह है और यहाँ 2 टैंक लगे हुए हैं, यानी 5 मरले के ऊपर आप 4 टैंक लगा सकते हैं और एक अच्छा खासा कारोबार शुरू कर सकते हैं। और इसमें जो इस वक्त मछली है वो भी 500 ग्राम से ऊपर जा चुकी है। ये जो फार्म मैनेज कर रहे हैं ये रफ़ीक महर साहब हैं। आइए उनसे इस फार्म के बारे में मज़ीद जानते हैं कि उन्होंने ये फार्म क्यों बनाया, क्या मकसद है। जी रफ़ीक साहब, ये बताएं कि आपने ये 2 टैंक लगाए हुए हैं, क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि ये जगह हमारे पास फालतू थी, फारग थी। हमें किसी ने मशवरा दिया तो हमने इधर 2 टैंक जो लगाया ना, ये 2 एकड़ की मछली है। इसमें तकरीबन 3504,000 पीस एक ये जो है ना बना हुआ टैंक, इसमें मछली है। इसका खर्चा भी कम है और इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो 1 एकड़ के जितनी डलती है ना उतनी इसमें डलती है। अच्छा, एक टैंक में 1 एकड़ जितनी? 1 एकड़ जितनी मछली है। अच्छा, ये बताएं पहले आपका एक्सपीरियंस था, ये काम आसान है, मुश्किल है? आसान है काम, हमारा पहले कोई काम नहीं था, लेकिन अभी ये चला रहे हैं हम तो बेहतरीन है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। महर रफ़ीक साहब का ये तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा है जी। ये एक 5 मरले का हाल है, यहाँ इन्होंने 2 टैंक लगाए हुए हैं और कुछ वेयर हाउस भी है। ये तो तजुर्बा कामयाब है। अब इनका प्लान है कि 2 से बढ़ाकर ज़्यादा टैंक का सेटअप लगाया जाए। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एक जदीद तरीका है मछली फार्मिंग का और खुशकिस्मती से अब ये पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जाहिद साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं फिशरीज पंजाब के। उनसे जानते हैं कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त किन मसाइल का सामना कर रहा है और हुकूमत किसानों को क्या सहूलियात फराहम करिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं कि बायोफ्लॉक जो टेक्नोलॉजी है, क्या ये पाकिस्तान में कामयाब है? बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में ही कामयाब है, लेकिन इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए। अगर आपका फार्मर उन प्री रिक्विजिट्स को पूरा करेगा तो वो इसमें सक्सेसफुल होगा। अगर उसमें कोई कोताही करेगा तो उस हिसाब से वो उतना उसमें कोई नुकसान उठा सकता है। प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है? अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किसानों को बताएं आसान ज़ुबान। बायोफ्लॉक का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जो मछली खुराक खा रही है उसका कुछ हिस्सा जो ज़ाया हो रहा है, चाहे वो उसके अनडाइजेस्टेड जा रहा है या अनईटन है, वो उसको इस्तेमाल कर सके और उसको हम ऐसे यूजेबल फार्म में लेके आ सकें जिसको मछली दोबारा खा सके। अब हो ये रहा है कि चूँकि हमने एक थोड़ी जगह पे ज़्यादा मछली का स्टॉक रखा हुआ है, इंटेंसिव उसकी स्टॉकिंग की हुई है, तो उसके लिए सबसे पहला प्री रिक्विजिट ये है कि उनकी इंटेंसिव हर वक्त एरेशन होती रहे। क्योंकि जो आपको ने स्टॉक 1 एकड़ में रखा हुआ था वो आपने कन्फाइन करके एक मछलियों के लिए टैंक में ऑक्सीजन का वाफिर स्टॉक होना ज़रूरी है। और इसके लिए नॉर्मली चूँकि ये बिजली से ड्रिवन है तो आपका बिजली का बंद होने की सूरत में उसका अल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए और प्रेफरेबली डुअल आपके पास होना चाहिए कि अगर जनरेटर फेल हो जाता तो क्या होगा, क्योंकि वो स्टॉक तो चंद घंटे ही रहेगा, उसके अलावा वो स्ट्रेस में आ जाएगा और स्ट्रेस में अगर वो उसकी मॉर्टेलिटी नहीं भी होती तो उसमें ग्रोथ रुक जाती है और बाकी उसको मसाइल। ठीक है, इसके अलावा सर क्या मसला है? इसके अलावा ये है कि फार्मर हजरात वो स्टॉकिंग को ठीक साइज़ में करें, सेहतमंद बच्चा मछली लें,
और उसके जो प्रोबायोटिक वगैरह है उनकी तादाद को मुकर्रर मिकदार में डालें। जाहिर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का जो फ़िश फार्मिंग के हवाले से मुस्तकबिल है वो जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना ही है ताकि कम रकबे से ज़्यादा मछली की पैदावार हासिल की जा सके। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 15,000 तालाब वाले फिश फार्म हैं जिनका औसत रकबा 10 एकड़ के करीब है, यानी हम कुल तकरीबन 15 लाख एकड़ पर फिश फार्मिंग कर रहे हैं जिससे सालाना पैदावार 7 लाख टन के करीब है और तकरीबन 4 लाख अफराद का रोजगार इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कि तालाब वाले फिश फार्म इस वक्त किन मसाइल का सामना कर रहे हैं। हमारे यहाँ तालाब में पलने वाली मछली की फी एकड़ पैदावार बहुत कम है, यानी फी एकड़ सिर्फ 1 से 1.5 टन। इसके अलावा खुला रकबा होने के बायस सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है। फार्म पर मछली चोरी आम हो चुकी है। खुराक का ज़िया भी तालाब फार्म पर एक बड़ा मसला समझा जाता है। तालाब में मछली फार्मिंग की सूरत में 1 किलो मछली पैदा करने के लिए 2300 लीटर पानी दरकार होता है, जबकि जदीद तरीकों में ये पानी चंद लीटर पर आ जाता है। तालाब फिश फार्म बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि सेम थोड़ ज़्यादा ज़मीनों में ये ज़्यादा कामयाबी से चलाया जा सकता है। इसके अलावा ज़रखेज़ ज़मीनों में तालाब मछली फार्मिंग अब ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा क्योंकि दीगर फसलें मछली से ज़्यादा मुनाफा देती हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह की ज़मीन मौजू है और फी एकड़ कितने अखराजात आते हैं मछली फार्म बनाने। ऐसी जमीन जो कलराठी हो और वहाँ फसलें ना उगती हों और इसकी साख्त भी सख्त हो ताकि पानी जमीन में जज्ब ना हो, ऐसी जमीन में मछली फार्म बनाना मुनासिब है। पहाड़ी इलाकों में कुदरती तौर पर बने तालाब भी मछली फार्मिंग के लिए मुफीद समझे जाते हैं। ऐसी जमीन जिसका पीएच 10 से ऊपर हो, ऐसी जमीन काश्तकारी के लिए मुनासिब नहीं होती, वहाँ भी फिश फार्म बनाया जा सकता है। समंदर, डैम, दरिया और बड़ी नहरों पर केज लगाकर फिश फार्मिंग करना भी अब दुनिया भर में कामयाब कारोबार बन चुका है, यानी केज फिश फार्मिंग। और अब तक तकरीबन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 8,000 से ज्यादा केज फिश फार्म लग चुके हैं। केज में मछली फार्मिंग करना सबसे सस्ता जरिया समझा जाता है। ना इजाफी पानी की जरूरत और ना इजाफी जमीन और ना ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने की जरूरत। बस एक कश्ती नुमा मजबूत फ्रेम बनाइए, इस पर जाल लगाइए, उसे चलते पानी में डाल दीजिए और मजबूत रस्सियों से इसे बांध दीजिए ताकि कश्ती नुमा जाल पानी में तैरना न शुरू हो जाए। और जाल में मछली का बच्चा डालिए और खुराक का मुनासिब इंतजाम कीजिए। लीजिए जनाब, पानी की लहरों पर तैरता हुआ मछली फार्म तैयार है। केज फिश फार्मिंग अब पाकिस्तान में भी जारी है और हजारों लोग इससे अच्छा रोजगार कमा रहे हैं और इससे मुतमईन भी हैं। आइए आपकी एक केज फार्मर से मुलाकात करवाते हैं और उनसे इस बिजनेस के बारे में मजीद जानते हैं। केज फार्मिंग जो जदीद तकनीक है ये फ़िश के लिए, ख़ास करके ये तिलापिया फ़िश जो है ना, इसके लिए अडॉप्ट की गई है। थोड़े से ये जगह में बहुत ज़्यादा रिजल्ट हासिल किया जा सकता है और ये काफ़ी जो है ये पूरे पाकिस्तान में नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये 2-3 साल से ये चल रहा है। गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट भी जो है इसमें ये 80% जो है सब्सिडी दे रही है, तो 20% जो है वो फार्मर लगा रहा है। इस केज की रिकमेंडेड है ना वो तकरीबन 3,000 पर जो है ना केज है। तो ये जो है पूरी ये एक बैटरी है, 10 केज है। इस तरह ये जो है ना तकरीबन 30,000 है। तो बेहतरीन है कि इसे थोड़ी सी इतनी क्वांटिटी रखे जितनी वो आप आसानी से जो उसे हैंडल कर सकें। कम क्वांटिटी होगी तो उसमें ये होगा कि इसका वजन वेट अच्छा होगा तो इसका जो है ना वो प्राइस भी अच्छी मिलेगी। अप्रैल में जो है ना इसकी सीड डाला जाता है। तो ये नवंबर की जो है ना एंड पर या मिड में जो है ना इसकी इन्वेस्टिंग जो है शुरू कर दी जाती है। तिलापिया की ये एक थोड़ा सा मसला है कि ये छोटी एज में जो है ना ये ब्रीडिंग शुरू कर देती है। इसके लिए फिर उन्होंने किया हुआ है कि इन्हें जो है ना मेडिसिन खिला के इनकी ब्रीडिंग रोक दी जाती है 1 साल के लिए। तो वो साल के अंदर जो है ना फिर ये ब्रीड नहीं करती। इस दौरान जो आप खुराक वगैरह दें तो ये तैयार हो जाती है।
दूसरा ये है कि ये वैसे तो बहुत ये तिलापिया के इकसाम है और भी, लेकिन ये गिफ्ट जो है ना, जिससे जेनेटिकली इम्प्रूव फार्म ऑफ जो है तिलापिया, वो गिफ्ट जो है वो आपको ये सीड इस्तेमाल करें तो उसका बेहतर रिजल्ट है। पाकिस्तान में रवायती फिश फार्मिंग और जदीद फिश फार्मिंग पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज पंजाब मोहम्मद नवाज साहब मौजूद हैं। आइए उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले बताएं कि जो फिशरीज हैं इस वक्त आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन है वो अप टू स्टैंडर्ड है? पाकिस्तान में प्रोडक्शन जो है जी, इसके ऊपर इतनी मेहनत की गई है फिश की कि अब ये अप टू स्टैंडर्ड है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ये ऐसे ममालिक हैं जो तकरीबन 50% से ज़ायद मॉडर्न फ़िश फार्मिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं, बायोफ्लॉक हैं, बाकी जो तरीके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी 1% से भी कम मॉडर्न फ़िश फार्मिंग है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जितना हम 1 एकड़ से प्रोडक्शन ले रहे हैं उतना हम 15-20 फीट के टैंक से ले सकते हैं, यानी 100 एकड़ की मछली हम 1 से 2 एकड़ में पाल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस जगह पे कमी है? हुकूमत इस पे तवज्जो नहीं दे रही, या इदारे काम नहीं कर रहे, या फार्मर इस पे शिफ्ट नहीं होना चाहते? नहीं, हुकूमत तो अब इसके ऊपर भरपूर तवज्जो दे रही है। हुकूमत ने लोनिंग का प्रोसेस भी एक शुरू किया है। अब 2080 जो है 80% जो है ना वो गवर्नमेंट दे रही है, 20% जो है ना वो फार्मर को देना पड़ रहा है, ठीक है ना। असल में चीज़ जो है ना वो है एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ये सडनली जो है ना चेंजेस आ रही हैं वेदर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे कुछ बैड इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर आ रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है इंडोनेशिया की, आपने थाईलैंड की बात की है, तो वहाँ पे 12 माह में से 9 महीने जो है ना वो 100% जो है ना वो फिजिबल है। इस टेक्निक के लिए आपका बायोफ्लॉक है, आपका केज कल्चर है, टेम्परेचर जो है वेरिएशन बहुत कम है। हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, और ये जितनी स्पीशीज़ आपकी जो हम कल्चर कर रहे हैं, ये टेम्परेचर जो है ना इसके साथ बड़ा रिलेट करती हैं। जैसे आपका टेम्परेचर जो है अप डाउन होता है, इसकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट होता है, मॉर्टेलिटी होती है। अच्छा सर, तो केज फार्मिंग में हुकूमत सपोर्ट कर रही है किसानों को। हाँ। ये बताएं कि कितनी सब्सिडी दे रहे हैं आप लोग, तरीकाकार क्या है? अगर किसान गवर्नमेंट से सब्सिडी लेना चाहें तो किस तरह वो सब्सिडी अवेल कर सकते हैं? देखो, ये केज फार्मिंग के ऊपर जो है ना ये 2080 का है। 20% जो है ना वो फार्मर जो है ना वो अपनी तरफ से बर्दाश्त करता है, और 80% जो है ना वो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर रही है। जी नवाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, आपकी सहूलियात के लिए हुकूमत पंजाब इस वक्त बड़े ज़बरदस्त इक़दाम कर रही है ताकि मॉडर्न फिश फार्मिंग को पंजाब भर में फैलाया जा सके और अल्टीमेटली पाकिस्तान भर में ये टेक्नोलॉजी जा सके। ओमेगा 3 और विटामिन डी की कसरत की वजह से मछली का गोश्त दुनिया का सबसे बेहतरीन गोश्त समझा जाता है, मगर पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसे सिर्फ मौसम सरमा में ही खाया जाता है, जबकि दुनिया भर में और हत्ता के पाकिस्तान से ज्यादा गर्म ममालिक में ये 12 महीने खाई जाती है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे माहिर ग़िज़ाइयत से और उनसे पूछेंगे कि मछली को मौसम सरमा में खाना चाहिए या मौसम गर्मा में भी इसकी उतनी ही अफादियत है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान में मछलियों की 500 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से 230 के करीब मछलियां ताज़ा पानी की हैं, जिनको हम मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए फार्म में पैदा करते हैं, जबकि 270 के करीब मछलियां समंदर में पाई जाती हैं जो आर्टिफिशियली फार्मिंग से पैदा नहीं की जा सकती। मगर पाकिस्तान में आमतौर पर लोग 4 से 5 इकसाम की मछली ही पसंद करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी मंडियों में किस मछली की ज्यादा डिमांड है और उसकी कीमत क्या है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली मछली रहू है, जिसकी कीमत 300 से 400 रुपए फी किलो के दरमियान रहती है। तिलापिया मछली में कांटे बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ये मछली भी मार्केट में तेजी से अपनी जगह बना रही है। इसकी फी किलो कीमत 500 रुपए के करीब रहती है। सुरमई मछली का शुमार भी कदरे महंगी मछलियों में होता है, जो मार्केट में 800 रुपए से 1000 रुपए के दरमियान बिकती है। बाम मछली भी सारफ पसंद करते हैं। हमारे यहाँ शमाली इलाका जात में ठंडे पानियों की मछली ट्राउट ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जो 4000 से 5000 रुपए के दरमियान बिकती है।
दुनिया में मछली की एक किस्म ऐसी भी है जिसकी फी किलो कीमत 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और ये मछली मिलती भी इंतहाई मुश्किल से है। ये मछली समंदर में पाई जाती है और इसका नाम गोल्डन फिश है। चंद माह कबल कराची के एक मछेरे के हाथ गोल्डन फिश लगी और वो रातों रात करोड़पति बन गया और इसका चर्चा बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया में भी आम रहा। दुनिया की 4 महंगी तरीन मछलियों की बात करें तो प्लेटिनियम एरोवाना 4 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ सरफहरिस्त है। दूसरे नंबर पर मास्ट एंजल फिश आती है जिसकी कीमत $20,000 है। इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर ब्लेड फिन मछली है जो $10,000 अमेरिकी डॉलर में फरोख्त होती है, जबकि चौथे नंबर पर गोल्डन बेसलेट मछली आती है जिसकी कीमत $8,000 अमेरिकी डॉलर के करीब है। इस वक्त हम लाहौर की एक मकामी मछली मंडी में मौजूद हैं। यहाँ हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि मछली सिर्फ मौसम सरमा में ही क्यों खाई जाती है जबकि गर्मा में भी इसकी उतनी ही अहमियत है और माहिर ग़िज़ाइयत के मुताबिक मौसम सरमा और गर्मा दोनों में मछली खाना इंतहाई ज़रूरी होता है। आइए कुछ कंज्यूमर से पूछते हैं कि क्या वजह है कि मछली सिर्फ मौसम सरमा में क्यों इस्तेमाल करते हैं। गर्मी में तो खाने वाली नहीं है ना, खाने वाली तो सर्दियों में ही होती है। ये डॉक्टर भी कहते हैं मछली खाओ, खून पतला करती है, ठीक है। ये 6 महीने खानी चाहिए, भावे फार्मी होवे भावे दरियाई होवे। गर्मी में बस लोगों का ज़हन बना हुआ है ना कि गर्म होती है, इसलिए सर्दी में ज़्यादा लोग खाते हैं। कि ये रीज़न है, एक तो सर्दी लग रही होती है और बंदे ये सोचते हैं यार बच्चों के लिए सर्द मौसम में बेहतर है गर्म चीज़ें देना या फ्राई वगैरह देनी। गर्मी में ज़्यादा इसलिए वो पूरी करती है। एक तो अंडे वगैरह चलते हैं, साथ चाय वगैरह, कुछ वैसे भी इसका फैशन कम हो जाता है फिश का, इसलिए कम लेते हैं। दुनिया में मछली को बेहतरीन खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जबकि पाकिस्तान में इसे सर्दियों की सौगात ही समझा जाता है और सिर्फ मौसम सरमा में मछली का इस्तेमाल किया जाता है जबकि गर्मा में इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता कि ये गर्म होती है। दुनिया भर में औसत मछली की फीकस खपत 19 किलो है जबकि पाकिस्तान में फीकस मछली की खपत सिर्फ 1 किलो है जो इंतहाई कम है। आइए माहिर ग़िज़ाइयत से जानने की कोशिश करते हैं कि मछली कब खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए और क्या गर्मियों में खाने से कोई नुकसान होता है। आइए माहिर ग़िज़ाइयत के पास चलते हैं। मछली कब खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, ना खाएं तो क्या नुकसान होता है और इससे क्या ग़िज़ाइयत मिलती है, ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नाज़िया साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम कंपैरिजन करें पोल्ट्री के साथ फिश का तो आप किसको ज़्यादा नंबर्स देंगी, पोल्ट्री को या फिश? देखिए, हमेशा अगर आप वेट लॉस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें तो हम वाइट मीट हमेशा रिकमेंड करते हैं जो कि फिश इज़ ऑन द टॉप, क्योंकि पर्सनली चिकन जितना कि आजकल आप रूमर सुनते हैं जितना प्रॉब्लम चिकन में चल रहा है तो आई डोंट प्रेफर मच चिकन। सो अगर आप चिकन ले रहे हैं उससे बेटर है कि आप फिश ले लें, बट वी कैन नॉट एक्सक्लूड एनीथिंग क्योंकि सब चीज़ों की डिफरेंट अफादियत है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो दुनिया में बगैर उसके नहीं छोड़ी, तो इस वजह से आपको दोनों चीज़ें, हर चीज़ मॉडरेशन में लेनी चाहिए। लेकिन वेट मैनेजमेंट के लिए हम जो है वो वाइट मीट ज़्यादा करते हैं। और कुछ लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है बीफ के बारे में, तो बीफ भी कंट्रीज़ के मुताबिक होता है। जैसे हमारे जो बाफलोस हैं वो बहुत फैट वाले होते हैं, हमारे मटन इतने फैट वाले नहीं होते। बाहर की कंट्रीज़ में बाफलोस पतले होते हैं, मीट जो मटन है वो फैट होता है, ज़्यादा फैट। हाँ जी, तो इस वजह से ये आप इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते कि हमारे पास जो बस हमें यही खाना ये नहीं खाना। इट्स अकॉर्डिंग टू पर्सन बॉडी, इट्स अकॉर्डिंग टू योर कंट्री, इट्स अकॉर्डिंग टू वेदर। सो दीज ऑल थिंग्स व्हेन यू कैलकुलेट तो उसके मुताबिक आप कुछ करना है। अच्छा डॉक्टर नाज़िया साहिबा, ये फरमाएं कि जो हमारा कुकिंग का स्टाइल है, जिस तरह हम ऑयल में उसको फ्राई करते हैं, ये ठीक है या इसको किस तरीके से हम कुक कर सकते हैं कि वो ज़्यादा फ़ायदा हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ पहली बात तो ये मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऑयल से अगर आप लोग इतना डर रहे हैं तो आपको इतना ऑयल से नहीं डरना चाहिए। आपको मॉडरेशन में हर चीज़ लेनी चाहिए क्योंकि योर सेल मेम्ब्रेन्स मेड अप विद फैट्स, आपके जॉइंट्स को फैट्स चाहिए, आपकी हर चीज़ को फैट्स चाहिए। तो मैंने देखा है एक मिसकॉन्सेप्ट कि जैसे ही लड़कियाँ या लड़के कोई भी डाइट स्टार्ट करते हैं, दे एक्सक्लूड ऑयल फ्रॉम देयर
लाइफ। उसके बाद फिर उनको घुटनों में प्रॉब्लम, उनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम, उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम होता है, स्किन की फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर योर माइंड कि ये चीज़ ऐसे नहीं है। जो आपकी फैट में सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं, जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, कुछ भी है, वो सब में सबसे ज़्यादा ये है कि शुगर, ठीक है, शुगर इनटेक जो है वो ज़्यादा है देन ऑयल। आपको ऑयल मॉडरेशन में लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप जितना मर्जी ऑयल लें, लेकिन आप ऑयल बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो अगर आप ग्रिल फिश ले रहे हैं, दिस इज़ अप टू योर चॉइस, ठीक है। आप ग्रिल फिश ले रहे हैं, आप शैलो फिश ले रहे हैं, वंस इन अ टाइम अगर आप फ्राई फिश भी ले रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी फ्लॉ इन दैट, यू कैन टेक दैट, बट इन द मॉडरेशन। तो दिस इज़ अप टू योर चॉइस। बट हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि हीट हो रहा है या गर्मियों में हमें नहीं खानी चाहिए, उसका प्रॉब्लम फिश नहीं है, उसका प्रॉब्लम हमारे एशिया में जो स्पाइसेस लगाए जाते हैं वो है। क्योंकि हम स्पाइसेस इतने ले जाते हैं, वो गर्मी में हमें स्पाइसेस डिस्टर्ब करते हैं, स्टमक अपसेट करते हैं, डायरिया करते हैं, दैट इज़ द थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमें किस मिकदार में फ़िश लेनी चाहिए और एज वाइज अगर इसकी सेग्रीगेशन हो जाए। एज वाइज इसकी सेग्रीगेशन है कि बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको 140 ऑन्स जो 140 ग्राम जो है फ़िश आप ले लें जब आप जिस मील में ले रहे हैं, तो दैट इज़ द सर्विंग फॉर ऑल मीट्स। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमें पूरा साल बड़ी मॉडरेशन के साथ फ़िश ज़रूर अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए ताकि एक बैलेंस ज़िंदगी गुजार सकें। दीगर शोबों की तरह चाइना मछली फार्मिंग में भी पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। चाइना की सालाना प्रोडक्शन 180 मिलियन मैट्रिक टन है, जो पूरी दुनिया की खपत का 1/3 हिस्सा बनती है। आइए देखते हैं कि मछली पैदा करने वाले 5 बड़े ममालिक कौन कौन से हैं और वतन अजीज की क्या पोजीशन है। चाइना के बाद इंडिया मछली पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जिसकी कुल पैदावार 94,40,000 टन है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है, जो 60 लाख मैट्रिक टन मछली पैदा कर रहा है। चौथे नंबर पर पेरू है, जिसकी पैदावार 58 लाख मैट्रिक टन है। जबकि 5वें नंबर पर अमेरिका है, जो सालाना 53 लाख मैट्रिक टन मछली पैदा कर रहा है। वतन अजीज में मछली की कुल पैदावार 4 लाख टन से भी कम है और वर्ल्ड रैंकिंग में हम 30 नंबर से भी नीचे हैं। मुसलसल बढ़ती हुई खुराक की जरूरत और कम होती हुई ज़री ज़मीनों का ये तकाजा है कि अब हमें मछली फार्मिंग जदीद तरीके से करनी चाहिए, जिसमें बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग और केज फिश फार्मिंग शामिल है। अगर हम इन जदीद तरीकों से मछली की फार्मिंग बढ़ा लें तो हमारा शुमार दुनिया के 5 बड़े मछली प्रोड्यूसर में हो सकता है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़री हालात हादसा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद साहब ने ज़री हालात हादसा पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। साइम साहब अस्सलाम वालेकुम, और फरमाइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे पिसा हुआ तबका है वो किसान है और हमारे सिपा सालार ने किसान के कंधे पे हाथ रखा है, किसान कन्वेंशन किया गया है, कैसा देखते हैं इस सारी एक्टिविटी? बियामिन साहब, आर्मी चीफ ने 29 दिसंबर 2023 को किसान कन्वेंशन में खिताब किया और उन्होंने उसमें बड़ी खुशाइन बातें की। असल बात ये है कि ये खुशाइन बातें जो सी हैं, ये सारे का सारा अगर आप देखा जाए तो हर हुकूमत में हर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो यही बात करते हैं कि किसानों को हम माशी मफादात देंगे, उनको हम जदीद तरीक़ा काश देंगे, उनको हम अच्छे मुनासिब रेट देंगे और जो उनको दरपेश मसाइल हैं उनका खात्मा करेंगे। असल बात ये है कि मसाइल का खात्मा होने के बजाय मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। 2020 से जो खादों का बहरान शुरू हुआ, डीजल का बहरान शुरू हुआ, एनर्जी क्राइसिस आया, उसके बाद सबसे बढ़ के जो मिडल मैन ने तबाही मचाई, आपकी पैदावार की जो कीमत फ़रोख्त थी उसके अंदर, उसने किसानों का जो बचा कुचा मोरल था, उनका हौसला था, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख दिया। आसिफ मुनीर साहब ने जो बात की है वो बहुत खुशाइन है, लेकिन अगर इस पर अमल दरामद हो, असल बात ये है कि पाकिस्तान में हम जो भी बात करते हैं, मतलब मैकेनाइजेशन की बात की है कि मैकेनाइजेशन होनी चाहिए, तो मैकेनाइजेशन बड़ा फार्मर तो ऑलरेडी है, उसके पास है। असल मसला तो पाकिस्तान के उस 90% किसान का है जिसकी होल्डिंग 12.5 एकड़ से कम है। वो ना मैकेनाइजेशन अफोर्ड कर सकता है, ना उसको लोनिंग फैसिलिटी मिलती है, ना उसको जदीद सीड मिलता है, ना उसको जदीद टेक्नोलॉजी मिलती है। तो असल में हमें कोऑपरेटिव फार्मिंग के सब्जेक्ट को अडॉप्ट करना होगा। सैमसंग थोड़ा ऐड कर दूं कि पूरा यूरोप जो है उसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग के बगैर फार्मिंग करना ये सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसे ही है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। अब देखें, आप राइस की एग्जांपल ले लें।
राइस की बेल्ट में फार्मर जो है वो 5 एकड़, 3 एकड़, 7 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़, 12 एकड़ का करता है। अगर उस फार्मर को आप कहें कि वो कबोटा का ट्रांसप्लांटर लगाए, कबोटा का वो हार्वेस्टर ले, वो नहीं ले सकता। उसमें क्या करना होगा कि हमें 500 एकड़ के ब्लॉक बनाने होंगे। उस 500 एकड़ में 50 फार्मर आते हैं, 60 फार्मर आते हैं, 30 फार्मर आते हैं। उनकी एक मैनेजमेंट कमेटी बनानी होगी कोऑपरेटिव की शक्ल में, वो उसको इन तमाम मशीनरी के जरिए उनको लेकर चले। आपको क्या लगता है कि रवायती चीज़ों से हट के क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए किसानों को हमारे इदारे की तरफ से, ताकि उनको थोड़ी स्ट्रेंथ मिले, टेक्निकली स्ट्रेंथ मिले और हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग हो चीज़ों की पाकिस्तान में, मशीनों की खास तौर पर? हमारे पास वाह में बहुत बड़ा सेटअप मौजूद है, बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं, 22 कारखाने हैं जो कि इंतहाई हाईटेक इक्विपमेंट तैयार करते हैं आर्मी के लिए। अगर हम जो भी आपकी इस वक्त चाइना ने रेवोल्यूशन लिया है, इनकलाब लिया है छोटी जरी मशीनरी के अंदर, जो कि सारी की सारी हैंड प्रोपेल्ड हैं, मोटर्स हैं उनके अंदर, या सिंगल पर्सन है या बैक ऑपरेटिंग है, वो भी रख सकते हैं। असल मसला ये है कि जब चाइना से हम मशीनरी लेके आते हैं उसके लिए हमें डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, फिर पाकिस्तान में आते हैं, उसमें मल्टी लेवल, उसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व हैं, चैनल इन्वॉल्व हैं, तो उसकी कीमत 10 रुपये की कीमत मशीनरी की 30 रुपये हो जाती है। फार्मर्स को लेने की पोजीशन में नहीं है। तो आर्मी क्या कर सकती है? आर्मी अपने इन अदारों में इन तमाम मशीनरी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इनके लिए पाकिस्तान के मुताबिक कम कीमत और पायदार मॉडल तैयार करके दे। बिल्कुल ऐसे साइम साहब, अगर जो मैकनाइजेशन है या जिसको हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास प्रिसीजन सीड प्लांटर हो, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक भी इदारा ऐसा नहीं है जो इस वक्त प्रिसीजन प्लांटर बना रहा हो। आप इसमें इमेजिन करें कि अगर हमारे पास प्रिसीजन सीड प्लांटर हो तो हम जो गंदम के ऊपर सीड लगाते हैं वो तकरीबन 10 लाख टन सीड लगता है हमारा, बतौर बीज इस्तेमाल होता है। अगर प्रिसीजन प्लांटर हमारे पास हो, ये 2.5 लाख टन रह जाएगा। 7.5 लाख टन गंदम, इसकी कीमत आप लगाएं, अगर इसको $400 भी लगाएं तो $30 करोड़ की आपकी सिर्फ गंदम में बचत हो जाएगी। जी बिल्कुल, सीड कीमत में 8 से 10 किलो बीज जो है वो प्रिसीजन प्लांटर में काफी होता है, जबकि हम 50 किलो डालते हैं। ऐसे ही है, तो ये $30 करोड़ 1 साल की बचत है। इसको आप अगर 10 साल में कर ले, $3 अरब है। आप $3 अरब का फंड इस्टेब्लिश कर दें, ये गंदम के सीड से जो बचत करेंगे वो आपकी तमाम जरी जो मशीनरी है उसकी टेक्नोलॉजी आपके मुल्क में डेवलप हो जाएगी इस फंड से। जी साइम साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उम्मीद की एक किरण जागी है किसानों के लिए, और यही असल में खिदमत है पाकिस्तान की, ज़राअत की और किसान की। साइम साहब इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया बिन्यामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पोठोहार रीजन जिसमें अटक, जेलम वगैरह शामिल है, इनमें हल्की बारिश हो सकती है और मौसम इंतहाई सर्द रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के अक्सर मकामात पर ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि सुबह और रात के टाइम शदीद धुंधशाई रहने का इम्कान है। कराची समेत ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कोटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। पेशावर समेत मालाकंड डिवीज़न वगैरह में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आने वाले वीक के दौरान हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। ये ठीक सर, ये बता दें कि आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत कहाँ तक रहेगा? इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 3 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। साइम साहब फरमाइएगा, शदीद ठंड और मौसमी सूरत हाल आपके सामने है, फसलों के लिए क्या निगहदाश्त होनी चाहिए? देखिए गंदम के ऊपर इस वक्त जो साहब देखिए एक शिकायत कॉमन है कि गंदम के पत्ते पीले हो रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक स्ट्रेस है, मौसमी स्ट्रेस, एक दूसरी वजह मॉइस्चर की ज़्यादती, तीसरी वजह उस पर जो जड़ी बूटी मार जहर है उसका स्ट्रेस है, और चौथी वजह उस पर नाइट्रोजन की कमी है। इस वक्त इसका जो फौरी हल है वो यही है कि तमाम फार्मर्स गंदम के ऊपर अमाइनो एसिड और प्लस पोटाशियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट और अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाएं, या वो अगर पोटाशियम नाइट्रेट नहीं मिलता उनको, दस्तियाब होता, तो फिर वो 1 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट और 2 किलोग्राम यूरिया और उस पर अमाइनो एसिड मिलाकर स्प्रे करवाएं। जी साइम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। अगले हफ्ते आपके साथ मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।